थोड़ी देर बाद वो वॉशरूम से बाहर निकली तो दामियार ने एक नज़र उसे कल वाले कपड़ों में देखा। जीन्स की ब्लू पैंट के साथ लंबी वूल स्वेटर और उसके ऊपर स्कार्फ और स्कार्फ के ऊपर 3 लेयर्स वाली जैकेट। वो हसीन थी, बेहद हसीन, लेकिन उस वक्त उसे वो खूबसूरती की जीती जागती तस्वीर महसूस हो रही थी। दामियार ने एक नज़र उसके पैरों की तरफ देखा जहाँ पर उसने कुछ भी नहीं पहन रखा था। वो जल्दी से चारपाई से उठा और साइड पर रखे जूते उठाकर उसके पैरों के करीब रखे और फिर उसकी सॉक्स भी उसे देने लगा। ये पहन लो, बहुत ठंड है, वो उसे देते हुए कहने लगा, जबकि वो अपने बूट पकड़ते उसके हाथ से अपनी सॉक्स भी खींचकर वहीं साइड पर रखी चारपाई पर बैठ गई। मैं पहना दूं? सर्दी से उसके हाथों को कांपते देख उसने पूछा तो उसने खूंखार नज़रों से उसे घूरा। इस तरह से घूरना बंद करोगी तुम? लकी हो तुम कि मैं तुम्हें कुछ पहनाने की बात कर रहा हूँ, वरना मैंने आज तक किसी को कुछ नहीं पहनाया। वो उसे देखते जैसे अपनी अहमियत का एहसास दिला रहा था। जी बिल्कुल दामियार साहब, क्योंकि आप तो औरतों के कपड़े उतारने में माहिर है ना। यकीनन कल रात को आपको मेरे कपड़े उतारने में भी कोई मुश्किल पेश नहीं आई होगी। वो बेहद गुस्से से बोली तो उसकी सुई वहीं अटके देख अब दामियार को भी गुस्सा आने लगा। पहले ही उसने बड़ी मुश्किल उसकी बातों पर अपने गुस्से को कंट्रोल किया था, लेकिन अब वो हद से बढ़ रही थी। तुम में और बाकी सब औरतों में फ़र्क है। मैं हर किसी को अपने निकाह में लेकर ये सब कुछ नहीं करता। उसने न जाने क्यों उसे फिर से बताना चाहा कि वो उसकी ज़िंदगी में अहमियत रखती है। तुम्हें क्या लगता है मैं रेप करता हूँ या फिर ज़्यादतियाँ करता हूँ, ज़बरदस्ती करता हूँ? नहीं ईज़ा, मैं सिर्फ उन लोगों के पास जाता हूँ जो खुद मेरे पास आती हैं। मैं सिर्फ उन औरतों के पास जाता हूँ जो ये खुद सब करना चाहती हैं। वो औरतें खुद मेरे पास आती हैं, अदाएँ दिखाती हैं, लुभाने की कोशिश करती हैं, बहकाती हैं मर्दों को। उन औरतों के साथ मैं ये सब कुछ करता हूँ। ओह, तो मैं उनमें कैसे शामिल हो गई दामियार शाह? बताओ मुझे। मेरे साथ जो कुछ तुमने करने की कोशिश की थी वो ज़बरदस्ती ही थी। तुमने ज़बरदस्ती मुझे अपने कमरे में बुलाकर वहाँ मेरे साथ ज़्यादती की कोशिश की। बताओ मुझे, कब लुभाया था मैंने तुम्हें अपनी अदाओं से कि तुम ऐसा कुछ करने पर मजबूर हो जाओ? बताओ मुझे, कब आई थी मैं तुम्हारे पास तुम्हें अपना आप दिखाने के लिए, तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए? कब बहकाने की कोशिश की मैंने तुम्हें, जो तुमने मेरे साथ ये सब कुछ कर लिया? जवाब दो मुझे। वो चिल्ला उठी थी। रिलैक्स ईज़ा, वही तो मैं कह रहा हूँ कि तुम सबसे अलग हो। तुम नहीं हो उन सब जैसी, तुम नहीं हो उन सब जैसी, इसीलिए तो तुमसे मोहब्बत कर बैठा हूँ, चाहने लगा हूँ तुम्हें। बहुत ख़ास हो गई हो तुम मेरे लिए। मैं कैसे यकीन दिलाऊँ तुम्हें अपनी बात? मोहब्बत करता हूँ तुमसे, प्लीज़ ट्रस्ट मी। तुम्हें लेकर कभी मेरी सोच गलत थी, लेकिन अब मेरी सोच गलत नहीं है। मुझे तुमसे मोहब्बत हुई है। जानती हो क्यों? तुम्हारी पाकीज़गी देखकर, तुम्हारी मासूमियत देखकर, ये यकीन करके कि तुम उन जैसी नहीं हो, तुम अलग हो। तुम्हारे जैसी औरत भी इस दुनिया में है। मुझे कभी औरत पर यकीन करने की कोई एक वजह भी नहीं मिली थी इज़ा। हमेशा हर कदम पर औरत ने फ्रॉड किया, मेरे साथ धोखा दिया। कभी किसी और औरत ने मुझ पर अपनी वफ़ा साबित नहीं की। मेरी दादी, वो मेरे दादा को छोड़कर भाग गई अपने किसी आशिक के साथ। मेरी माँ कोठे पर नाचने वाली एक रक्कासा थी जिसने मेरे बाप को जहर देकर मार दिया। बहुत औरतें आई मेरी ज़िंदगी में, लेकिन बिस्तर से आगे तक नहीं आ सकी। धोखा, फरेब, यही सब कुछ देखा मैंने उन औरतों की फितरत में। और तुम वो पहली लड़की हो जिसे देखकर मुझे एहसास हुआ कि हर औरत मेरी माँ और दादी जैसी नहीं होती। कुछ औरतें तुम्हारे जैसी भी होती हैं, मासूम, पाक। और जानती हो मुझे इस बात का एहसास कब हुआ? जब तुम अपनी इज्जत की खातिर अपनी जान की परवाह किए बगैर बालकनी से नीचे कूद गई। तब मुझे एहसास हुआ कि कुछ औरतें ऐसी भी हैं जिनके लिए उनकी इज्जत से बढ़कर और कुछ नहीं है। ना दौलत, ना जान, सबसे खास इज्जत है, सबसे ख़ास इज़्ज़त है। तुम जानती हो, अगर उस दिन तुम वो कदम ना उठाती और यूं ही मुझे हासिल हो जाती ना, तो शायद तुम भी इन सब की तरह बेमोल हो जाती। लेकिन नहीं, तुमने मुझे एहसास दिलाया कि तुम अनमोल हो। उस दिन बालकनी से कूदकर तुमने बेशक अपनी इज्जत मुझ जैसे हवस के पुजारी से महफूज की थी, लेकिन तुम ये नहीं जानती थी कि उस दिन तुमने मुझ जैसे इंसान को एक सही राह दिखाई। मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि औरत का सिर्फ वो रूप नहीं जो आज तक मैं देखता आया हूँ। औरत तुम्हारे जैसी भी होती है। वो उसका मासूम चेहरा अपने हाथों में थामे उसे बता रहा था कि वो क्यों ख़ास है। तो फिर मेरे साथ ये सब कुछ क्यों? वो उसकी बातें सुनते रोते हुए पूछने लगी। अगर उसने उसे सीधी राह दिखाई, अगर उसने उसे बताया कि औरत वो नहीं जो आज तक वो सोचता है, तो फिर उसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद क्यों की? जनून, इश्क, दीवानगी, मोहब्बत, अपनी फीलिंग्स को क्या नाम दूँ मैं खुद भी नहीं जानता। बस तुम्हें इतना कह सकता हूँ कि दामियार शाह अब शिद्दत जनून के उस मकाम पर है जहाँ से लौट कर वापस आना मुमकिन नहीं। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है इस जनून को निछावर करने के लिए।
क्या मुझे कोई हक नहीं किसी पाक औरत से मोहब्बत करने का? सारी ज़िंदगी सब मुझसे नफ़रत ही करते रहेंगे क्या? मुझे अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी पाकीज़ा औरत नहीं मिल सकती क्या, जिसकी पाकीज़गी से मेरी ज़िंदगी भी जन्नत बन जाए? ये मत सोचना कि मुझे तुम्हारे वजूद से मोहब्बत है। नहीं ईज़ा, जिस्म की हवस कब की दम तोड़ चुकी। मुझे मोहब्बत है तुम्हारी पाकीज़गी से। बेशक तुम अपने बाप भाइयों की इज़्ज़त हो, उनका नाम जुड़ा है तुम्हारे नाम के साथ, तुम अपने भाइयों का फ़ख्र हो, अपने बाप का गरूर हो, लेकिन मेरे निकाह में आने के बाद तुम मेरी इज़्ज़त हो। तुम अपने भाइयों के लिए, अपने बाप के लिए, उनकी इज़्ज़त के लिए अपनी जान पर खेल सकती हो, तो अपने शोहर की इज़्ज़त के लिए क्या कुछ नहीं करोगी? दामियार शाह को तुम्हारे जैसे साथी की ज़रूरत है जो उसकी इज़्ज़त की हिफाजत खुद से बढ़कर करे। मुझे तुमसे नहीं, तुम्हारी पाकीज़गी से इश्क है ईज़ा। दामियार उसके चेहरे पर लब रखता हुआ बोलता जा रहा था, जबकि ईज़ा उसके लफ्ज़ों से पिघलती जा रही थी। ये शख्स उससे मोहब्बत कर बैठा था। क्या सच में वो मोहब्बत करने के काबिल थी? क्या उसकी पाकीज़गी से उससे मोहब्बत कोई कर सकता था? लेकिन फिर भी वो उस शख्स की मोहब्बत को कैसे कबूल करे, जबकि खुदा का फरमान है कि पाकीज़ा औरतों के लिए पाकीज़ा मर्द और बदकिरदार औरतों के लिए बदकिरदार मर्द है। वो तो बदकिरदार नहीं थी, तो उसके नसीब में ये शख्स कैसे हो सकता था? नहीं, ये शख्स उसका मुकद्दर नहीं हो सकता था। उसने एक झटके से उसके हाथों को पीछे करते हुए उसे धक्का दिया। हाँ दामियार शाह, मैं अपने बाप भाई की इज़्ज़त की खातिर अपनी जान दे सकती हूँ, लेकिन तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी खातिर कुछ करूँगी? मैं क्यों आऊँगी तुम्हारी ज़िंदगी में? तुम जैसे इंसान की ज़िंदगी में तुम्हें मुझसे शादी करके एक अच्छी औरत मिलेगी जिस पर तुम एतबार कर सकोगे कि वो तुम्हारी तरह बदकिरदार नहीं, वो तुम्हारी तरह अलग अलग मर्दों के पास नहीं जाएगी अपनी हवस मिटाने के लिए। लेकिन मुझे तुमसे शादी करके क्या मिलेगा? एक बदकिरदार इंसान। क्यों क्यों करूं मैं तुम पर कॉम्प्रोमाइज़? मुझे नहीं चाहिए तुम जैसा इंसान। तुम ताकतवर हो, मुझे अपने जोरे बाजू पर हासिल कर सकते हो, लेकिन मेरी खुदा ने मुझे तुम्हारे लिए और तुम्हें मेरे लिए नहीं बनाया होगा। मेरे नसीब में तुम जैसा शख्स नहीं हो सकता। मेरे नसीब में तुम जैसा शख्स नहीं हो सकता। तुम खुद मानते हो ना, मैं उन औरतों की तरह नहीं हूँ, मतलब मैं बदकिरदार नहीं हूँ, तो फिर मेरे नसीब में तुम कैसे हो सकते हो? नहीं, तुम नहीं हो सकते। मेरा नसीब इतना ख़राब नहीं हो सकता दामियार शाह। मैं तुम्हारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे जैसा मर्द दामियार शाह। तुम चोर होते, डाकू होते, लुटेरे होते, तुम दुनिया की हर बुराई होती तुम में, तो तुम्हारे साथ होती मैं, तुम्हें कबूल कर लेती। लेकिन तुम जनाई हो दामियार शाह, जनाई हो तुम। काश तुम जनाई ना होते। तुम शराब पीते, नशा करते, कत्ल करते, लेकिन जना ना करते तो मैं तुम्हें कबूल कर लेती। लेकिन तुम बद किरदार हो। वो उसे देखते हुए बोल रही थी, जबकि दामियार सिर्फ उसकी कंडीशन को समझने की कोशिश कर रहा था। मैं छोड़, वो अभी बोल ही रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई थी। तुम दोनों जाग गए बेटा? मुझे लगा तुम लोग वापस चले जाओगे, तो मैं तुम लोगों के लिए नाश्ता लेकर आया हूँ। तुम लोग जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर यहाँ से एक बस निकलेगी जो तुम्हें तुम्हारे होटल तक पहुँचा देगी। जल्दी से नाश्ता कर लो। बस निकलने में कोई 20 मिनट बाकी हैं। इसके बाद फिर ये बस कल सुबह ही जाएगी यहाँ से। तुम लोगों के लिए फिर मुश्किल हो जाएगी। वो बूढ़े बाबा उन्हें बताते नाश्ता टेबल पर लगाने लगे। इतनी सुबह सुबह बस जाएगी, इसके बाद क्या कोई सवारी नहीं होगी? दामियार ने उनकी तरफ देखते हुए पूछा। बेटा, जिस पहाड़ी की तरफ से तुम आए हो ना, वो शहरी इलाके की तरफ है, और ये जो हमारा इलाका है ना, ये बस्ती की तरफ आ जाता है। इस तरफ बस का गुज़र बहुत कम है। यहाँ पर सवारियाँ भी नहीं आती जाती। ये इलाका ज़रा गैर आबाद है। वो उन्हें तफसील बता रहे थे, जब दामियार ने अपने वॉलेट से चंद नोट निकाल कर उनकी तरफ बढ़ाए। बाबा, आपने जो एहसान किया है वो चुका नहीं सकते। खुद इतने मुश्किल हालात में रहते हुए आपने हमारी मदद की, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये चंद नोट किसी भी तरह आपकी आसानी तो पैदा नहीं कर सकते, लेकिन जो आपने हमारे लिए किया, उसके बाद हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। कभी आज़ाद कश्मीर आइएगा, हम खुद आपकी मेहमान नवाजी करेंगे। उसने मुस्कुराते हुए ने कहा, जबकि उनके नाश्ता कर लेने के बाद वो खुद उन्हें बस तक छोड़ने आए। इज़ा एक लफ्ज़ भी नहीं बोली थी अब तक। अंधेरा था, न जाने क्या वक्त हुआ था, और ये बस कब तक उन्हें होटल पहुंचाने वाली थी। बस पर उसके साथ बैठते हुए वो बिल्कुल खामोशी से चेहरा फेरे उन बर्फीली सड़कों को देख रही थी, जहाँ से बस गुजरना भी बहुत मुश्किल था, जबकि वो आने वाले हालात के लिए खुद को तैयार कर रही थी। क्या जवाब देगी वो अपने भाइयों को? क्या कहेगी कि उसके साथ क्या हुआ? किस तरह उनकी नज़रों में खुद को बेगुनाह साबित करेगी? किस तरह उन्हें बताएगी कि दामियार शाह के साथ उसका क्या रिश्ता है? अब तो उसे बताना ही था, क्योंकि दामियार शाह साफ अल्फाज में कह चुका था कि वो उसे मज़ीद मोहलत नहीं देने वाला था।
देखें ये दोनों भाग नहीं रहे, आपको गलत फहमी हुई है, हमने खुद ही ने वहाँ घूमने फिरने भेजा था। ये ऑफिसर मेरी बेटी का बॉडीगार्ड है, वो उसका ख्याल रखता है। मेरी बेटी वहाँ गुम हो गई थी, ये उसे ढूंढने गया था और कुछ भी नहीं है इन दोनों में। वो परेशानी से बता रहे थे, साहब हमको सब पता है, हम तुम्हारी परेशानी समझ सकता है, बच्चों से गलती हो गई है। देख तुम्हारा बेटी यहाँ बिल्कुल महफूज है और ये लड़का बहुत अच्छा है, अच्छे घर का शरीफ लड़का लगता है, आशिकी के चक्कर में गलती कर बैठा है, हम इसके साथ तुम्हारी बेटी की शादी करवा रहा है। ये दोनों घर से भागे, तुमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा बेटी हमारा बेटी। लेकिन ये देख ये लड़की भाग आई है तो हम इसके भले के लिए ही तो निकाह करवा रहा है। लड़की ने घर के भाग कर वैसे भी तुम्हारी इज्जत को दो कौड़ी का कर दिया, अब इसको जो चाहे वो तो इसको दे दो ना। अब इसको जो चाहिए तो वो तो इसको दे दो ना, बेटी की ज़ात है मेरे भाई, इसकी खुशी की खातिर तुम इस लड़के को इसके निकाह में दे दो। ये तो नहीं पता चला जाता कि तुम्हारी बेटी को ये तो पता नहीं कहाँ चला जाता तुम्हारी बेटी को लेकर, वो तो हमारे हाथ लग गई तो हम इसको इसके निकाह में शामिल कर रहे हैं। अगर नहीं लगती तो ना जाने क्या करती ये दोनों। हम तो इसकी भलाई सोच रहे हैं, तुम भी अपनी बेटी की भलाई सोचो, वरना दोनों की लाशें पहुंचा देंगे। अब की बार उसका अंदाज बदल गया। नहीं नहीं प्लीज़ मेरी इकलौती बेटी है, इसे मत मारिएगा। वो तड़प उठे, तो तुम मान जाओ ना दोनों के निकाह के लिए। उन्होंने जैसे शर्त रखी, सियाल साहब को समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या जवाब दें। मौलवी को बुला ले, अगर निकाह पढ़ना है तो भी और अगर जनाजा पढ़ना है तो भी। पठान ने फिर से ख़तरनाक लहजे में कहा तो सियाल साहब की सांसें अटकी। नहीं प्लीज़ नहीं, आप निकाह करवा दें, प्लीज़ आप निकाह कर दें। उन्होंने परेशानी से कहा, सर आप क्या कह रही हैं? ये ज़बर हैरान था। बेटा बाकी बाद में देखा जाएगा, फ़िलहाल ये लोग जो कह रहे हैं वो करो, हम सब बाद में देख लेंगे। उसे समझाते हुए बोले, यही तो हम भी कब से कह रहा है, मजाल है जो सीधी बात समझ में आए, उल्टा रास्ता ही अपनाना पड़ता है। चलो मौलवी को लेकर आओ, निकाह में लड़की का बाप भी शामिल होगा। पठान खुशी से बोला, तुमको भी किसी से बात करनी है? अब की बार वो ज़बर से पूछने लगा। नहीं बहुत शुक्रिया। वो गुस्से से बोला, तो आहिस्ता बात करो, इतना शोर क्यों मचाता है? एक तो गलती करता है, ऊपर से फजूल में नखरे दिखाता है। पठान भी सख्ती से बोला था, मुझे कुछ खाने के लिए मिल सकता है प्लीज़? वो काफ़ी देर के बाद बोला तो शनाया ने उसे हैरत से देखा। यहाँ जान के लाले पड़े थे और उसे भूख लग रही थी। निकाह के बाद मिलेगा। पठान फ़ौरन बोला, तो जल्दी करें प्लीज़, मुझे भूख लगी है और जब मुझे भूख लगती है तब मुझे कुछ भी समझ नहीं आती। वो जैसे उन्हें अपनी हालत बता रहा था, उस वक्त उसे भूख लगी थी, उस वक्त कोई उसे कत्ल भी करवा सकता था। ठीक है आओ बैठो यहाँ। पठान मौलवी को आते देखकर बोला, जबकि वो भी खामोशी से आकर बैठ गया। अब कौन सा उसकी चलने वाली थी जो वो किसी तरह का कोई एहतजाज करता। निकाह बड़ी सादगी से हुआ। मौलवी साहब ने पूछा कि निकाह कबूल है, तो उसने 2 मिनट नहीं लगाए निकाह कबूल करने में, क्योंकि उस वक्त भूख से उसकी जान निकल रही थी और जब उसे भूख लगती थी तब उसका दिमाग घूम जाता था। निकाह मुबारक हो। पठान ने उठकर उसे गले लगाते हुए कहा, खैर मुबारक, अब खाना दीजिए। उसने फ़ौरन से कहा तो शनाया ने गुस्से से उसे देखा। गोली मार देंगे, दिमाग ख़राब है क्या आपका? थोड़ा सा लिहाज करें, अभी अभी तो ये रस्म खत्म हुई है। फ़ौरन से खाना मांगने लगे। इतनी भी क्या भूख, आपसे ज़्यादा भूखी तो मैं हूँ, लेकिन मैंने तो किसी से खाना नहीं मांगा। इतने डोले शोले बना कर रखे हैं, 6 पैक्स हैं, कम से कम सब्र भी तो रखें। वो उसकी बॉडी पर चोट करते बोली, देखो लड़की, इस वक्त मेरे मुंह लगने की ज़रूरत है, मेरा दिमाग वैसे ही बहुत ख़राब है। वो गुस्से से अपना हाथ उठाते बोला तो पठान उसका गुस्सा देखते जल्दी से खाने का इशारा कर चुका था। ये सब क्या है? उसने हैरत से सारे डोंगों के ऊपर से ढक्कन हटाते हुए पूछा। हमारे यहाँ तो गालबन इसको खाना कहते हैं, तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं? पठान ने हैरत से उसे पूछा। पठान अंकल, हमारे यहाँ भी इसको खाना ही कहते हैं और ये नान तो मेरे फेवरेट है। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, शनाया नान उठाकर सालन में डबो डबो कर खाने लगी। मुझे ये गोश्त वगैरह पसंद नहीं, कुछ और मिल सकता है? उसने डोंगा पीछे करते हुए कहा। ओह खौचा, तुमको गोश्त पसंद नहीं तो फिर क्या पसंद है? इतना लजीज खाना बना है, ये तो हमने स्पेशल तुम्हारे निकाह की खुशी में बनवाया। हाँ तो आप लोग खाइए ना, मैं नहीं खा सकता, मुझे कुछ और खाना है, आप कुछ भी दे दें मुझे। दरअसल मैं बकरे का गोश्त नहीं खाता। उसने उनकी तरफ देखते हुए कहा। तुम बकरे का गोश्त नहीं खाता? कहीं तुम कोई जिन विन तो नहीं है? पठान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। जी कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। कुछ और मिलेगा क्या खाने के लिए? उसने फिर से पूछा। हाँ मिल जाएगा, मछली बनी है, ले आएँ? अब की बार उन्होंने उसे ऑफ़र की। नहीं मैं मछली भी नहीं खाता, कुछ और मिल सकता है? उसने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाते कहा। और इंसान का बच्चा, तुम क्या खाता है? तुम बकरा नहीं खाता, तुम मछली नहीं खाता, बताओ और क्या चाहिए तुमको? वो बनवा लेगा तुम्हारे लिए, आज की रात तुम हमारा मेहमान है। वो आदमी उस पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान होते हुए बोला। नहीं खान साहब, हमें आपका मेहमान नहीं बनना, हमें जाना है। मेहमान नवाजी के चक्कर में एक तो गले से बांध दिया, न जाने और कितनी बांधेंगे। वो नफ़े में सर हिलाते बोला।
अंकल मुझे मछली मंगवा दे, मैं खाती हूँ। उसके साथ बैठी शनाया दुपट्टे से थोड़ा सा मुंह निकाल कर बोली, जबकि वो एक नज़र उसे देखता सामने आदमी को डोंगे में अपनी तरफ को चलाते हुए देखने लगा। एक तो भूख से बुरा हाल था, ऊपर से उन्होंने वो सारी डिशेस बनवा रखी थी जिससे उनसे सख्त चिढ़ थी। उसे दुनिया में सिर्फ दो ही डिशेस पसंद नहीं थी, एक बकरे का गोश्त और दूसरा मछली। यहाँ तक कि उसे इन दोनों चीज़ों से इतनी चिढ़ थी कि जिन बर्तनों में ये चीज़ें सर्व होती थी या पकाई जाती थी, उन बर्तनों से अपना खाना नहीं पकवा कर खाता था। बस एक चीज़ थी जो उसे पसंद थी और उसकी तबीयत पर बिल्कुल सूट नहीं करती थी। और अब पता नहीं ये लोग क्या ला रहे थे उसके लिए। ये खीर है, अगर चाहो तो ये खा लो, वरना बकरे के पाए हैं वो खा लो, अगर वो भी नहीं खाते तो ऑमलेट बनवा देता हूँ अंडे का। वो आदमी खीर का डोंगा उसके सामने रख के बोला तो अंडे का नाम सुनकर उसने एक बार फिर से झुरझुरी ली। नहीं शुक्रिया, मैं खीर खा लूँगा, मैं अंडा भी नहीं खाता और बकरे के पाए भी नहीं खाता, बहुत शुक्रिया आपका। अब की बार उसने खीर के डोंगे पर से ढक्कन उठाया। ओ इंसान का बच्चा, तुम खाता क्या है? बकरा, मछली, पाए, अंडे, ये चीज़ पर नाना मुंह पर बांधा हुआ है, तुम सेहत कैसे पकड़ा इतनी? वो पठान उसकी तरफ देखता हैरत से बोला, जबकि वो कंधे उचका गया।